हेलो दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जय हिंद दीपक सर पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख रहे होंगे, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का जो भूगोल है, इसका जो पार्ट है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, उसका आज पार्ट नंबर 4 है। इसमें हम पढ़ेंगे इसके बारे में, प्राकृतिक गैस के बारे में, और किसके बारे में, पेट्रोलियम के बारे में, और साथ आपका आणविक या परमाणु ऊर्जा के बारे में। ये जो आपका पोर्शन है, यह पोर्शन आपका है परंपरागत ऊर्जा के संसाधन के अंतर्गत वाला है। ठीक, मैंने आपको कोयला वाला पार्ट दे दिया था। इसके बाद इन तीनों पार्टों को देखेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन को। अच्छा, प्राकृतिक गैस होती क्या है? तो प्राकृतिक गैस जहां पे पेट्रोलियम निकाला जाता है, तो पेट्रोलियम के ऊपरी भाग में, अब पेट्रोलियम कहाँ पे होता है, तो जमीन के अंदर से हम पेट्रोलियम को निकालते हैं। तो पेट्रोलियम के जहां पेट्रोलियम निकालते हैं, उस खदान में, उस स्थान पे, उस कुएं के पास जो गैसें इकट्ठा होती हैं, उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक गैसें। यानी कि अगर इसका जो परिभाषा क्या है, यानी कि भूमि के अंदर जहां पेट्रोलियम निकाला जाता है तो वहां जो गैस एकत्र होती है, उसे कहते हैं प्राकृतिक गैस कहते हैं। अच्छा, ये प्राकृतिक गैस भैया क्या है, बहुत जरूरी है। यानी कि अच्छा, ये दो ही प्रकार की होती है, एक आपका सीएनजी, एक आपका एलपीजी। यानी कि सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यह गैस क्या है, बहुत जरूरी है। यानी कि जो आपका चलता है ना मोटर वोटर वगैरह, या जो आपके गैस सिलेंडर आता है घर में खाना बनाने के लिए, वो सब किस गैस से होती है? ये सब प्राकृतिक गैस उसमें ही भरी होती हैं। अच्छा, उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है इसका? तो उपयोग होता है यह अच्छा ईंधन के रूप में। अच्छा ईंधन मतलब क्या है, अगर लकड़ी जलाएंगे, आप लकड़ी अगर जलाएंगे, तो अच्छा ईंधन क्या होता है? ईंधन मतलब एक ऐसा पदार्थ जिसको हम जलाएं, और जलाने के बाद क्या हो, उसमें से ताप व उष्मा निकले, उसे हम कहेंगे ईंधन। तो जो आपका प्राकृतिक गैस कैसा है, एक प्रकार का ईंधन है। अच्छा, और सबसे अच्छा वाला का है कि अगर इसको हम जलाएंगे भैया, तो इसमें धुआं नहीं निकलता है, और हमारा जो स्वास्थ्य है वो अच्छा खासा बना रहता है। इसलिए क्या है, सबसे अच्छा ईंधन से मानते हैं। साथ साथ धुआं रहित होता है, मतलब धुआं रहित ज्वाला देता है, जिससे क्या होती है, कोई विषैली गैस नहीं निकलती है। यानी कि अगर जो गैस आप जलाते हैं घर में खाना बनाने के लिए, उसमें जो लौ निकलती है, लौ में धुआं नहीं होता है। जब धुआं नहीं होता है, तो धुएं से क्या होता है, विषैला होता है, मतलब हानिकारक होता है। जब धुएं नहीं होगा, तो विषैली गैस कहां से निकलेगी, और हमारा जो स्वास्थ्य रहेगा अच्छा खासा बना रहेगा। उसके बाद संपूर्ण ईंधन, यानी कि संपूर्ण ईंधन होता है। इसको आप चाहे घर में उपयोग करें, चाहे आप कारखाने में उपयोग करें, यह क्या है, केवल उपयोग योग है, और संपूर्ण अच्छा होता है। साथ साथ जो सीएनजी होती है, उसका उपयोग करते हैं मोटर वाहन में, और जो एलपीजी गैस होती है, यह घरेलू सिलेंडरों में होती है, जिससे हम खाना वगैरह बनाते हैं। समझे आप बात पूरा? तो यही क्या है, हमारा प्राकृतिक गैस है। अच्छा, ये होता कहाँ पे है? तो उत्पादन क्षेत्र में मुंबई हाई बसीन के तेल क्षेत्र, जो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, और आपका नहरकटिया और आपका जगतिया। नहरकटिया कहाँ पे है, असम में, और जगतिया कहाँ पे, आपका गुजरात में। मुंबई हाई आपका बसीन का क्षेत्र, साथ साथ आपका जगतिया, और साथ आपका नहरकटिया। नाम तो अजबे है। तो ये सब पाए जाते हैं इस स्थान पे। तो एलपीजी बहुत ही जरूरी, मतलब जो प्राकृतिक गैस है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा पढ़ लिए। अच्छा, अब क्या है, पेट्रोलियम का जो निर्माण होता है, वह बहुत समय पहले होता है। यानी कि हजारों सालों पहले जो पेड़ पौधे जमीन पे थे, जो जीव जंतु थे, अगर वो प्राकृतिक आपदा के कारण दब गए हैं, तो उन्हीं से क्या हो रहा है, आज पेट्रोलियम वगैरह का निर्माण हो रहा है। यानी पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम, पेट्रो मतलब होता है चट्टान, ओलियम मतलब होता है तेल। यानी कि एक ऐसा तेल जो चट्टान के नीचे दबा हुआ है, उसे कहेंगे हम पेट्रोलियम। अच्छा, जब पेट्रोलियम को निकालते हैं, इसमें अलग अलग प्रकार की चीजें होती हैं। इसमें पेट्रोल भी होता है, डीजल भी होता है, इसमें आपका केरोसिन भी होता है। केरोसिन मतलब ये मिट्टी तेल, आपका क्या, मिट्टी का तेल, और आपका क्या,
तारकोल जो आप सड़कों बनाते हैं, ठीक, तो ये सब क्या होते हैं, पेट्रोलियम के अंश होते हैं। लेकिन जब हम इसको निकालते हैं तो अशुद्ध रहता है, और इस पूरे सामान को हम ले जाते हैं परिवहन के माध्यम से बड़े बड़े शोधनशालाओं में, और वहां पे क्या करते हैं, इसको हम शुद्ध करते हैं। और जो शुद्ध करते हैं तो अलग अलग ताप पे हम इसको अलग अलग प्रकार के पाते हैं। अगर सबसे उच्च ताप पे ले जाएंगे इससे जो अच्छा रहेगा और पेट्रोलियम रहेगा, उसके बाद जो ताप बनेगा वो आपका डीजल बनेगा, उसके बाद जो बनेगा आपका केरोसिन बनेगा, और सबसे जो बाद में होगा वह तारकोल होगा। और उससे बचे हुए पदार्थ को जो शुद्ध नहीं हो पाएगा उसको हम फिर शुद्ध करेंगे और अलग अलग प्रकार के इन चीजों को प्राप्त करेंगे। अच्छा, जो पेट्रोलियम होता है इसका उत्पादन स्थल कहाँ पे है, तो जो तीन है, यह तीन बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये तीन है आपका, एक मुंबई है, एक आपका डिगबोई, एक आपका अंकलेश्वर। ये क्या है, यही तेल कुएं है। क्या है, तेल कुएं हैं। कहाँ पे, भारत में। तो मुंबई है कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है। डिगबोई कहाँ पे है, असम में है। अंकलेश्वर कहाँ पे है, आपका गुजरात में है। तो प्राकृतिक गैस भी क्या है, एक प्रकार का आपका परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, या फिर आप कहिए क्षय वाला है, या फिर आप कहिए अनवीकरणीय है। यानी कि ये सब एक समय बाद क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो इनका हमें उपयोग बहुत ही सोच समझ से करना चाहिए। अच्छा, बाद वाला क्या मतलब, इसके बाद वाला क्या आपका आणविक ऊर्जा कहिए, आप परमाणु ऊर्जा कहिए, दोनों बात एक ही है। यानी कि जब परमाणु ऊर्जा में, या जब रेडियो एक्टिव तत्वों के परमाणु में विस्फोट किया जाए तो जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे कहते हैं हम क्या, परमाणु ऊर्जा। यह केवल रेडियो एक्टिव तत्व से निकलेंगे, यानी कि रेडियो एक्टिव तत्व से बनेंगे, और अन्य किसी प्रकार के तत्व से बनेंगे भैया आपके नहीं। यानी कि रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं, इन्हें कहते हैं रेडियो धर्मी तत्व। यानी कि ऐसे तत्व जिनसे अल्फा बीटा गामा ये तीनों किरण बहुत ही तेजी मात्रा से निकलती हैं, उसे कहते हैं हम रेडियो एक्टिव तत्व। अच्छा, ये तत्व होते कौन कौन से हैं, तो आपका यूरेनियम होता है, आपका थोरियम होता है, जिरकान होता है, बेरिलियम होता है। तमाम ऐसे धातु होते हैं जिसको क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप थोरियम पा गए, ये यूरेनियम पा गए, कहीं भी क्या बनाएंगे आप उसको परमाणु ऊर्जा या फिर आणविक ऊर्जा बना लेंगे। तो इसके लिए भारत ने क्या किया है, भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में अलग अलग प्रकार के केंद्र बनाए गए हैं। इन्हें कहते हैं क्या, परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र। जहां पे क्या हो, परमाणु के अंदर विस्फोट करके ऊर्जा बनाई जाए, उसके लिए एक पूरा केंद्र बनाया गया, पूरा एक लैब बनाया गया है। तो भैया भारत में जो सबसे पहला वाला है उसका नाम क्या है, तारापुर। तारापुर है कहाँ पे, तो महाराष्ट्र। यानी कि ऐसे पूछेगा मैप पे फिर ऐसे घुमा के कि फलाने चित्र के माध्यम से, चाहे आपका क्या देगा, एक गोला देगा, चाहे आपका आयत देगा, चाहे स्टार दे देगा, कुछ भी ऐसी आकृति दे देगा, और आपसे कहेगा कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बताइए। यानी कि रावत भाटा कहाँ पे है, या फिर 2 या फिर 3, ऐसे कुछ आपसे पूछेगा तो आप उसको बता देंगे, ताकि जब जानते रहेंगे तो बता पाएंगे। ठीक, तो तारापुर क्या है, महाराष्ट्र में है। सबसे पहले इसको बनाया गया था कब, 1969 में। उसके बाद रावत भाटा राजस्थान में, फिर दो कल्पक्कम, एक कुडनकुलम और कल्पक्कम कहाँ पे आपका तमिलनाडु में है। उसके बाद आपका काकड़ापारा गुजरात में है। नरोरा आपके उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में, कहाँ पे, बुलंदशहर में है। और साथ साथ आपका क्या, कर्नाटक। ठीक, तो ये क्या है, ये आपके जितने भी आज है, चाहे आपका प्राकृतिक गैस हो, चाहे आपका पेट्रोलियम हो, चाहे आपका परमाणु ऊर्जा है, ये सब कैसे हैं, परंपरागत वाले हैं, या कहीं आप क्षय वाले हैं, या आप कहेंगे इसको अनवीकरणीय है। यानी कि ये एक बार समाप्त हो जाएंगे तो दोबारा इसको हम बनाना नहीं पाएंगे, क्योंकि इनको बनने में भैया हजारों साल लगते हैं। इसलिए हमें इसका उपयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अगर इनके स्थान पे अन्य किसी प्रकार के चीजों की अगर उपयोग हम कर पाए तो कर लें, और इनको आगे पूरा से बचाए रखें, ताकि आने वाली पीढ़ियों भी इसका उपयोग कर सके और अपने पूरे जीवन शैली को अच्छे से बना सके। तो ये जो आपका ये परमाणु ऊर्जा या आणविक ऊर्जा केंद्र है, मैप में कहाँ पे है, तो भैया नरोरा कहाँ पे है, गुजरात में है। नरोरा कहाँ पे है, उत्तर
प्रदेश में है, मुख्यतः उत्तर प्रदेश का एक जिला है बुलंदशहर उसमें है, लेकिन आप यहाँ पे यूपी मानिए। साथ साथ जो जहाँ बॉर्डर है आपका तटीय रेखा किसका, तमिलनाडु का, तो कुडनकुलम नीचे है और कलपक्कम आपका आगे है। ये सब कहाँ पे है, तमिलनाडु में। बीच में क्या है, यहाँ ये पूरा आपका एरिया है राजस्थान का, कहाँ पे है, रावत भाटा यहाँ पे है। अच्छा, ये जो एरिया पूरा पूरा कैसा आपका गुजरात का एरिया है, यहाँ पे क्या है, काकड़ा पारा है। साथ साथ ये आपका कैसा है, आपका सबसे पहला वाला इसका नाम क्या है, तारापुर, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ये आपका पूरा क्या है, कर्नाटक है, और कर्नाटक में क्या है, कैगा है, क्या है, कैगा है। तो इस प्रकार क्या हुआ, आपका प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और परमाणु ऊर्जा या आणविक ऊर्जा आपका कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ते हैं गैर परंपरागत वाले को। और गैर परंपरागत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, इन 5 प्रकार की ऊर्जाओं को पढ़ लेंगे तो हमारा पूरा यह पाठ हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसको अगर आपको समझ में आया होगा तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बाद में अपने नोट्स में इसको लिख लेंगे और 1-2 बार रिवीजन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यह पूरी तरीके से याद हो जाएगा। अब इसको हम मिटाते हैं और किसको पढ़ते हैं, गैर परंपरागत वाले पढ़ते हैं में, यानी कि ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो कभी समाप्त नहीं होंगे उन जो कहते हैं क्या हम, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। इसको हम कह सकते हैं नवीकरणीय, इसको हम कहेंगे अक्षयी, और साथ क्या है, गैर परंपरागत। इसमें मुख्यतः 5 आते हैं, और भी आते हैं लेकिन मुख्यतः 5। एक आपका क्या है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और आपका बायोगैस ऊर्जा। तो इनको सबसे पहले किसको पढ़ते हैं हम, तो सौर ऊर्जा को पढ़ते हैं। सौर ऊर्जा क्या है, तो सूरज से प्राप्त होने वाली ऊर्जा क्या है, सौर ऊर्जा है। इसका उपयोग काहे किया गया, क्योंकि क्या है, विद्युत की बढ़ती हुई उपयोगिता, क्योंकि जनसंख्या जब बढ़ रही है तो बिजली की मांग क्या हो, बढ़ रही है, तो इसलिए इसका उपयोग किया गया, मतलब इसका निर्माण किया गया। और साथ साथ जीवाश्म ईंधन की कमी होने के कारण, क्योंकि हमको जीवाश्म ईंधन का उपयोग इतने सुगमता से करना है ताकि यह लंबे समय तक चले, तो इसके स्थान पे हमें इन सभी का निर्माण करना पड़ा। इसके लिए क्या किया गया है, अब सौर ऊर्जा का निर्माण करना आवश्यक हो गया। अच्छा, आज बहुत से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सामान आ गए हैं या बहुत से ऐसे चीजों का आविष्कार हो चुका है जो सौर ऊर्जा के बनाए गए सिद्धांत के अनुसार काम, जैसे आपका कुकर वगैरह आ गया है, आपका हीटर आ गया है, मोटर वाहन आ गया है, और साथ साथ इसका लाइट निर्माण में क्या होता है, काम होता है। ठीक, किसका, आपका सौर ऊर्जा का। अच्छा, किस विधि से होता है, तो इसके लिए विधि लगती है आपका फोटोवोल्टेइक विधि, यानी कि सूर्य के तापमान से सीधे ऊर्जा बनाना है क्या आपका, फोटोवोल्टेइक विधि। सूर्य के तापमान से सीधे ऊर्जा बनाना क्या आपका, फोटोवोल्टेइक विधि है। अच्छा, इसके लिए हम क्या लगाते हैं, तो सौर ऊर्जा प्लांट लगाते हैं, यानी कि अब यहाँ पे लाइट हम भैया इकट्ठा करेंगे, लाइट का निर्माण करेंगे, उसके लिए पूरे सोलर सिस्टम को मास्टर करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या लगाएंगे हम, सौर ऊर्जा प्लांट लगाएंगे। सबसे पहले इसको लगाया था रामपुर में, भारत में सबसे पहले उत्तर प्रदेश का एक जिला है रामपुर, सबसे पहले वहां लगाया गया था। और सबसे अधिक जो संभावनाएं हैं सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की, वह कहाँ पे है, राजस्थान और गुजरात में, जो कि क्या है, भारत का एक पश्चिमी राज्य है। ठीक, तो इसमें इसके उसको आप संभावना के रूप में आज अभी लगा नहीं है, लेकिन संभावना के रूप में या आगे चल के भविष्य में क्या करेंगे, हम गुजरात और यहाँ पे राजस्थान में अधिक मात्रा में सौर ऊर्जा लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत अच्छी मात्रा में सौर ऊर्जा बनता है। अब क्या है, पवन ऊर्जा। पवन की गतिज ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से घुमा के लाइट में बदलना, विद्युत में बदलना ही क्या होता है, हमारा पवन ऊर्जा होता है। इसके लिए जो गति की, मतलब पवन की जो गति होनी चाहिए वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की होनी चाहिए। अगर इतना नहीं रहेगा तो आपका यह बन नहीं पाएगा। तो अच्छा, अगर जहाँ पे पर्वत होते हैं वहां पे अधिक सुविधाजनक होता है, यानी कि पवन चक्की चलाना। क्यों, क्योंकि जो हवाएं जाती हैं और क्या पर्वत टकराती हैं, और टकराने के बाद वो वापस आती है, तो जो पवन चक्की होती है वो घूमती है, जिससे क्या होता है, लाइट का निर्माण होता है, यानी कि पवन चक्की से बनता है। अच्छा, मुख्यतः जो पर्वतों से इस पवन चक्की को घुमाया जाता है वह नीदरलैंड, ब्रिटेन वगैरह में अधिक मात्रा में होता है। इसके लिए क्या है, ये अग्रणी है। साथ साथ आपका पवन चक्की फॉर्म में मुख्यतः तमिलनाडु में पूरा फैला, कहाँ से, नागरकोइल एक शहर है, वहां से पूरा मदुरई शहर तक जो तमिलनाडु में पूरा फैला हुआ है। अच्छा, सबसे बड़ा है कौन सा आपका भारत का, तो सुजलान है, सुजलान जो कहाँ पे है, गुजरात में है। यह भारत का नहीं बल्कि क्या है, एशिया का सबसे बड़ा क्या है, पवन ऊर्जा प्लांट है। अच्छा,
एक होता है आपका क्या, एक होता है आपका ज्वारीय ऊर्जा। अब ज्वारीय ऊर्जा क्या है, मतलब ज्वार क्या होता है, तो समुद्र के लहरों का आगे बढ़ना या तरंगों का आगे बढ़ना क्या होता है, हमारा ज्वार होता है। जब पीछे आते हैं उसे भाटा कहते हैं, लेकिन जब आगे चढ़ेंगे ही तो उनको हम कैद करके और टरबाइन के माध्यम से पूरा सड़क कर रहेंगे और घुमा लेंगे, क्या हो जाएगा, विद्युत का निर्माण हो जाएगा। तो उससे उससे लाइट बनाना क्या होता है, हमारा ज्वारीय ऊर्जा होता है। यानी कि सागरों की लहरों से, मतलब सागरों की, महासागरों की लहरों को एकत्र करके टरबाइन के माध्यम से घुमाकर लाइट का उत्पादन करना क्या होता है, हमारा ज्वारीय ऊर्जा होता है। यह मुख्यतः आपके भारत में अरब सागर के खाड़ियों में होता है, जैसे आपके खंभात की खाड़ी और आपके कच्छ खाड़ी। ये गुजरात में है, पूरा आपको व्यवस्था करनी पड़ती है। ऐसे नहीं होता है कि तुरंत जहाँ पाए लहर आए बस तुमको कैद कर ले, उसके लिए पूरा हमें व्यवस्था सिस्टम सेट करना पड़ता है, तब क्या होता है, हमारा इस ज्वार से लाइट का निर्माण होता है। और एक क्या होती है आपकी भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा क्या है, भूमि के तापमान से प्राप्त ऊष्मा को टरबाइन के माध्यम से घुमाकर विद्युत में बदलना क्या होता है, भूतापीय ऊर्जा। यह मुख्यतः हम सुरंग बनाते हैं और सुरंग के माध्यम से, मान लीजिए क्या हमने सुरंग बना लिया है और सुरंग से क्या निकलता है, हमेशा क्योंकि पृथ्वी गर्म है, इससे भाप निकलता है और भाप से पूरा हम सेट करते हैं और यहाँ पे टरबाइन वगैरह घुमाते हैं, जिससे क्या होता है, लाइट का निर्माण होने लगता है। मुख्यतः भारत में दो घाटियां हैं, एक पूगा घाटी है, एक आपकी पार्वती घाटी है। इन दो घाटियों में क्या होता है, भारत में भूतापीय ऊर्जा का निर्माण होता है। एक आपका है बायोगैस। बायोगैस क्या है कि जब हम अपशिष्ट पदार्थों या कूड़ा करकटों को एकत्र करते हैं, एकत्र करने में उनको सड़ाते हैं और सड़ाने के बाद जो ऊर्जा बनती है उसे कहते हैं बायोगैस ऊर्जा। मुख्यतः इसका जो उपयोग होता है वो दो स्थानों पर होता है, एक उर्वरक के रूप में होता है, एक लाइट के निर्माण में होता है। इसके लिए लगाते हैं हम गोबर गैस प्लांट लगाते हैं, जो कि क्या है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही क्या है, आपका प्रदूषण रहित होता है। साथ साथ यह क्या हो गया, बस इसी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के साथ यह आपका चैप्टर पूरा क्या हो गया, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन वाला जो पाठ है पूरा समाप्त हो गया। अब इसका आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेंगे, इसको एक दो बार रिवीजन कर लेंगे और क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से आपका पाठ कंप्लीट हो जाएगा। केवल उन्हीं प्रश्नों पर बात किया गया है जो क्या है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही जरूरी है। और क्या करेंगे, इसका बार बार रिवीजन कर लेंगे और उसको नोट्स वगैरह अच्छे से बना लेंगे। अब मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो के, मतलब नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बस आज के लिए इतना काफी। जय हिंद, जय भारत।